तो बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली की तरह है। एक तरफ विकास तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि करोड़ों लोगों के लिए नौकरियां कहाँ हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सुराग से शुरू करते हैं। आज के भारत में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, मतलब बैंकिंग, आईटी, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें। देश की आधे से ज्यादा कमाई यहीं से होती है। लेकिन अब जरा इस पर नजर डालिए। यहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश की ज्यादातर काम करने वाली आबादी उस तेजी से बढ़ते सर्विस सेक्टर में नहीं है। वो आज भी प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि मुख्य रूप से खेती-बाड़ी में लगी हुई है। तो यहीं पे असली पहेली सामने आती है। अगर देश की ज्यादातर कमाई सर्विस सेक्टर से हो रही है, तो फिर देश की लगभग आधी आबादी आज भी खेतों में काम क्यों कर रही है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले हमें कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें क्षेत्रक या सेक्टर कहते हैं। तो शुरुआत होती है प्राथमिक क्षेत्रक से। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो हम सीधे प्रकृति से लेते हैं, जैसे खेती या खनन। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्रक, जो इन कच्ची चीजों से नई चीजें बनाता है, जैसे कि फैक्ट्री में। और आखिर में है तृतीयक क्षेत्रक, जो इन दोनों की मदद करता है और सेवाएं देता है, जैसे कि बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट। इन सभी सेक्टर्स में कुल जितना भी उत्पादन होता है उसे जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। लेकिन इसे मापने का एक खास तरीका है, और यहां सबसे जरूरी शब्द है अंतिम या फाइनल। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक किसान गेहूं उगाकर उसे एक आटा चक्की वाले को बेचता है। वो चक्की वाला उस गेहूं को पीस कर आटा बनाता है और उसे एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच देता है। लेकिन जीवीए में ना तो गेहूं की कीमत जोड़ी जाती है, ना ही आटे की। हम सिर्फ उस बिस्किट की कीमत गिनते हैं जो ग्राहक खरीदता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिस्किट की कीमत में गेहूं और आटे का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। अब जब हम ये बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो चलिए आंकड़ों को देखते हैं। और यहीं पर भारत की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जो इसे दूसरे विकसित देशों से अलग करता है। देखिए, आमतौर पर जब भी कोई देश तरक्की करता है, तो उसकी आबादी पहले खेतों से निकलकर फैक्ट्रियों में काम करती है, और फिर फैक्ट्रियों से निकलकर दफ्तरों में। ये विकास का एक सामान्य रास्ता माना जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। यहां सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर में उत्पादन तो कई गुना बढ़ा, लेकिन रोजगार उस रफ्तार से बिल्कुल नहीं बढ़ा। और यही हमारी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि अगर लोगों को फैक्ट्री या दफ्तर में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो वो हैं कहां? ज्यादातर लोग कृषि में ही रह जाते हैं, जिससे एक अजीब सी स्थिति बनती है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक छोटा सा खेत है, जिसे आराम से 2 लोग संभाल सकते हैं, पर उस पर परिवार के 5 लोग काम कर रहे हैं। अब अगर उनमें से 3 लोग काम छोड़ भी दें, तो भी खेत की पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो काम करते हुए दिख तो रहे थे, पर उनकी वहां असल में जरूरत नहीं थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं। इस पहेली का एक और जरूरी हिस्सा ये है कि जो नौकरियां हैं भी, वो आखिर हैं कैसी? और ये हमें ले आता है संगठित और असंगठित क्षेत्र के फर्क पर। यहां 2 अलग-अलग दुनियाओं का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ कांता है, जो संगठित क्षेत्र में है। उसकी नौकरी पक्की है, तनख्वाह नियमित है और उसे कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी कमल है, जो असंगठित क्षेत्र में है और उसे ऐसी कोई भी सुरक्षा नहीं मिली है। और ज़मीनी हकीकत यह है कि भारत में ज़्यादातर मजदूर कमल की तरह ही हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो लगभग 80% लोग असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं। इस असुरक्षा की सबसे भारी कीमत हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके चुकाते हैं। उन्हें न सिर्फ कम और अनियमित मजदूरी मिलती है, बल्कि अक्सर सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। तो फिर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, चुनौती सिर्फ ज़्यादा नौकरियां पैदा करने की नहीं है, बल्कि बेहतर और ज़्यादा सुरक्षित नौकरियां बनाने की है। एक उपाय तो यह है कि कृषि क्षेत्र को ही और बेहतर बनाया जाए, जैसे सिंचाई, सड़कों और किसानों को सस्ते कर्ज जैसी चीज़ों में निवेश करके। इससे न केवल खेती को बढ़ावा मिलेगा,
बल्कि ग्रामीण इलाकों में ही दाल मिल या कोल्ड स्टोरेज जैसे नए काम भी बनाए जा सकते हैं। और तुरंत राहत देने के लिए सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है जो ग्रामीण गरीबों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है, ताकि एक बुनियादी सुरक्षा कवच बना रहे। और अगर हम भविष्य की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश करना रोजगार पैदा करने का एक जबरदस्त जरिया है। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही करीब 20 लाख नौकरियां बन सकती हैं। तो आखिर में बात इसी पर आती है, हमें 2 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। एक, नए अवसर बनाना, और साथ ही असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को सुरक्षा देना। और यही बात हमें उस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिसका जवाब हर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ढूंढना ही होगा।